बारिश ने बचाई भारतीय टीम की लाज। आखिर ऐसी क्या कमी जो टीम में नहीं आ रहे मोहम्मद शमी। भारतीय क्रिकेट के फैन नहीं भूल पाएंगे 18 तारीख का दिन, क्योंकि रिटायर हो गए रविचंद्रन अश्विन। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। नमस्कार, मैं हूं गौरव वर्मा और जिस पेज पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है इंडिया टुडे एनी, और जिस शो को आप देख रहे हैं उसका नाम है क्रिक रो शो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पहली खबर की, जो कि है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ब्रिस्बेन में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच, जो कि ड्रॉ होता है। भारतीय टीम इधर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है और उसके बाद क्या होता है मैच का पूरा हाल मैं आपको बताता हूँ। वैसे एक बात है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच में 11 प्लेयर्स थे, पर हमारी टीम के लिए 12 प्लेयर्स थे। 12वां प्लेयर कौन था पता है? बारिश। तो होता क्या है कि इस मैच में जब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने को बुलाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया कुछ ही ओवर बल्लेबाजी कर पाता है और पहला दिन जो होता है खेल का वो पूरी तरीके से बारिश की चपेट में आ जाता है और वो दिन वहीं बर्बाद हो जाता है। कोई खेल नहीं हो पाता, सिर्फ महज 4-5 ओवर का खेल होता है। उसके बाद जब अगले दिन का खेल शुरू होता है तब थोड़ी बारिश थोड़ी सी कम होती है और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसने ऐसा खतरनाक बैटिंग किया। उनका टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है कुछ 445 रनों का, यानी कि 445, जिसके जवाब में हमारी भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 260 रन ही बना पाती है। वो भी कर्टेसी है हमारे कुछ बल्लेबाजों के ऊपर, जैसे कि आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह बल्लेबाज, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी करी है। कोहली से ज़्यादा रन, कोहली, रोहित, पंत, इन सबको मिला दो तुम, फिर भी जो ज़्यादा रन है वो आकाशदीप एक बॉलर जो है उसने स्कोर किए, वो भी कोहली के बल्ले से। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 सेंचुरियाँ लगती है। पहला सेंचुरी होता है ट्रेविस हेड। ये इंसान, मैं क्या बोलूँ, पिछली वीडियो में मैंने वही बात बोली थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे टीम से इसको। बीसीसीआई वालों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो हो सके तो हमारे टेस्ट का जो जर्सी है उससे नीला रंग हटा के कुछ गेरुआ या कुछ और रंग लगा दे, क्योंकि इस इंसान को नीले से कुछ एलर्जी तो है। समझ रहे हो? और उसके बाद उनका बखूबी साथ देते हैं, या फिर ट्रेविस हेड कह ले कि उनका साथ देते हैं, जो कि होते हैं और एक शतक लगाने वाले, उनके और एक शतकीय बल्लेबाज, वो है स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ पता नहीं कितने सालों बाद उनके बैट से एक शतक निकला, ऐसा मुझे सुनने को मिला। अच्छा हुआ, अच्छा लगा देख के। काफ़ी अच्छे, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। जब हमारी बल्लेबाजी आती है तो हम 260 पे ऑल आउट होते हैं। आपको पता है हमारे तरफ से सबसे बढ़िया खेल जो बल्लेबाजी में दिखता है वो आता है केएल राहुल, और इसी मैच में पिक किए गए हमारे लेफ्ट आर्मर स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ये दोनों जो है, केएल राहुल जिनको आप इतना दिन से आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन्होंने ही लाज बचाई है हमारी इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक इस पूरे सीरीज़ में, पूरे श्रृंखला में जो हमारी लाज बचा रहे हैं वो केएल राहुल साहब ही हैं। केएल राहुल ने इस इनिंग्स पहली पारी में बनाए कुछ 84 रन यानी 84 रन्स, और रविंद्र जडेजा ने बनाए 77 रन यानी 77 रन्स। भारतीय टीम ट्रेल कर जाती है और 195 रनों से कुछ ट्रेल करना पड़ता है भारतीय टीम को। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम आती है, वैसे दूसरी पारी जब आप सुन रहे हो तो आप ये ख्याल रखो दिमाग में कि बरसात बहुत हो रही थी इस मैच में। आप कहो तो 30 ओवर भी बैक टू बैक कंटिन्यूस नहीं हो पाए, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा थी। 5वें दिन तक दूसरी पारी शुरू नहीं हो पाती, इस कदर बरसात हुई है इस मैच में। तो पाँचवें दिन जब दूसरी पारी, सेकेंड इनिंग्स जो होती है ऑस्ट्रेलिया की शुरू होती है, तो उनका अप्रोच साफ दिखता है। वो अटैकिंग बल्लेबाजी की धुन में रहते हैं। उनको होता है कि टारगेट देना है और भारत को जल्दी जल्दी आउट करना है। 89 for 7 पे वो डिक्लेयर करते हैं। तो इस टारगेट को चेस करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 8 रन ही बना पाती है। 3 ओवर ही हुए होते हैं, जबकि बरसात दोबारा से एंट्री ले लेती है और उसके बाद मैच शुरू हो ही नहीं पाता। टेस्ट मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसे कितने सालों बाद आप कुछ ऐसा सुन रहे हो कि एक टेस्ट मैच है जो ड्रॉ हुआ है? आपको पता हो तो कमेंट से बताएं ना।
अगर मैं भारतीय टीम के लिए इस मैच से कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ कुछ चीज़ है जो पॉजिटिव दिखते हैं। नेगेटिव भी कुछ है, वो बताऊंगा, बट पहले पॉजिटिव बता देता हूं। पॉजिटिव ये है केएल राहुल का फॉर्म, आकाशदीप की बैटिंग एबिलिटी। बुमराह बेचारे के लिए मुझे बहुत दुख भी होता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गया है अब, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी लगता है क्या वैसा कुछ? तो बताएं ना कमेंट्स पे। भारत के नज़रिए से अगर कुछ पॉजिटिव से देखें तो ये। नेगेटिव एक चीज़ जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो है कि हमारी टीम की मेंटल जो बिल्ड है किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सोचने वाली बात है। ये चित्र जो है ये तब के है जब भारतीय टीम मैच नहीं जीती थी। मैच तो इसमें वैसे भी हमारे लिए जीतना पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी करी और बरसात, इन दोनों को अगर हम साथ ला रहे तो मैच वैसे भी रिजल्ट की तरफ जा नहीं रहा था। बट हमारे टीम के अंदर एक ऐसा डर बैठा था जो एक फॉलो ऑन से बचने के वक्त ऐसा सेलिब्रेशन हमें दिखता है जो कि मतलब आई डेंट लाइक इट। ये तो पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तानी टीम ऐसा करती है अफगानिस्तान को हराकर, तो क्या हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं? हु नोस। दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आ रही है, बांग्लादेश के जो पूर्व कप्तान हैं रहे हैं साकिब अल हसन, उनके बॉलिंग पे लग चुका है बैन। क्या हुआ था? हुआ ये था, साकिब अल हसन काउंटी क्रिकेट खेलने गए हुए थे और वहाँ एक मैच में मैच रेफरी ने उनके एक्शन पे कुछ डाउटफुल देखा और उसके एक्शन को जब परीक्षण किया गया उनके एक्शन का, तब उनके एक्शन को नॉट फिट फॉर बॉलिंग डिक्लेयर कर दिया गया बाय ईसीबी। ईसीबी क्या है? इंग्लिश क्रिकेट या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिसको हम कहते हैं, वो है ईसीबी, यानी जैसे हमारी बीसीसीआई इंग्लैंड की ईसीबी। तो ईसीबी लगा देती है इन पर बॉलिंग, इनके बॉलिंग पर बैन। यहाँ तो ईसीबी ने बैन लगाया है, बीसीबी या आईसीसी ने नहीं। तो लेकिन होता यह है कि सिंस ईसीबी एक इंटरनेशनल टीम की गवर्निंग बॉडी है, ये बैन जो है ऑटोमेटिकली आईसीसी के एक नियम के चलते वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लागू हो जाता है। और साकिब अल हसन जब तक वो दोबारा एक टेस्ट नहीं ले लेते, इस पूरे कंट्रोवर्सी से क्लियर नहीं आते निकल कर, तब तक वो इंटरनेशनल मैच में किसी भी तरीके से वो बॉलिंग नहीं कर सकते। हाँ, वो खेल सकते हैं बट सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन, प्योर बल्लेबाज की तरफ से वो खेल सकते हैं, बट वो गेंदबाजी करते हुए तो आपको कुछ टाइम नहीं देखने वाले। आपके इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट से बताएं। आगे बढ़ते और हमारी तीसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो कि है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई T20I सीरीज और ODI सीरीज से पाकिस्तान पहला मैच हार जाता है। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। दूसरा T20I भी पाकिस्तान हार जाता है और तीसरा जो इनका मैच होता है वो खेला ही नहीं गया क्योंकि वहाँ बरसात वहाँ भी हुई और मैच को अबैंडन कर दिया गया। साउथ अफ्रीका 2-0 से 3 मैच के श्रृंखला को जीत जाती है। पाकिस्तानी फैंस दुखी मत होना, अभी खुशखबरी बता रहा हूँ, आपके तारीफ भी होगी। रुको कहीं जाओ मत, वापस आओ। तो उसके तुरंत बाद शुरू होता है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में एक ODI सीरीज। ODI सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो खेला गया और उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करी और सिर्फ 239 रन ही वो स्कोर कर पाए और उसमें हेनरिच क्लासन जो थे उन्होंने कुछ 89-88 रन की पारी खेली, जो भी स्कोर है आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्राफिक्स में हमारे। और शाहीन अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी करी, उनका रिदम जो है वो वापस आता दिखा है। तो ये पाकिस्तानी जो उनके फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जब पाकिस्तान फिर चेस करने आती है इस टारगेट को जो कि होता है 240 रनों का, उसको चेस करते वक्त पाकिस्तान के जो ओपनर है, एक तो मैं सब मतलब बधाई देना चाहूँगा हमारे पड़ोसियों को कि 1-2 बल्लेबाज आपको बहुत अच्छे मिले हैं रिसेंट, जो आपकी जो नई टीम है। एक है साइम आयूब, भैया जब भी मैं इसको देखता हूँ ये प्लेयर अच्छा ही खेलता हुआ दिखता है और इस मैच में भी उन्होंने एक शतक लगाई है। और सलमान अली आगा, ये इनका धोनी है। कैसे? क्योंकि ये इनका धोनी क्या करते थे, धोनी टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप लगाना जानते थे। कैसे उनका जो गेम सेंस था काफ़ी तगड़ा था। सेम गोज फॉर सलमान अली आगा, जिनके पास टेल के साथ बल्लेबाजी करने का एबिलिटी और क्रिकेटिंग सेंस भी उनकी काफ़ी बढ़िया है। सलमान अली आगा जो होते हैं वो 82 यानी 82 नॉट आउट की पारी खेलते हैं और टीम को जिता ले जाते हैं।
पाकिस्तान इस मैच को 3 विकेट रहते जीत जाता है और इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर लेता है। फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा ओडीआई भी खेला जाता है 19 तारीख दिसंबर को। और इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और यकीन नहीं होगा आपको ये सुनकर कि पाकिस्तान ने 329 रन एक ओडीआई मैच में मारे। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी और सबसे बड़ी उनके लिए जो खुशी की बात है वो है रिजवान और बाबर आजम का एक ही मैच में अच्छी बल्लेबाजी करना। बाबर आजम ने इस मैच में 73 रन्स मारे कुछ 95 गेंदों का सामना करते हुए, और दूसरी तरफ रिजवान जो है उनके कप्तान जो है उन्होंने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली 82 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल है। पाकिस्तानी पारी की जो हाईलाइट रही वो थे कामरान गुलाम। उनके जो ये नए बल्लेबाज उनकी टीम में आए हैं कामरान गुलाम, उन्होंने 63 रनों की पारी खेली, वो भी महज 32 गेंदों में। 196 का स्ट्राइक रेट था इस खिलाड़ी का, 4 चौके 5 छक्के। मतलब जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक सेकंड के लिए मैंने क्रॉस चेक किया कि क्या मैं पाकिस्तान का ही मैच देख रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी मतलब जो है, और ये देखा जाए तो बैक टू बैक उनकी ओडीआई सीरीज़ जो है विक्ट्री है। इसके पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था और अब जाके साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है। अगर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने चेस करते हुए कुछ खास वो कर नहीं पाए और महज 248 रन ही वो बना पाए, जिसमें से दोबारा क्लासन जो है उन्होंने 97 रन्स की जो पारी है वो खेली है और जो टीम है वो 81 रन्स शॉर्ट रह जाती है पाकिस्तान के टोटल से, और पाकिस्तान इस मैच को 81 यानी 81 रनों से जीत जाता है। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें अच्छी गेंदबाजी की तो शाहीन अफरीदी ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स, फॉलोड बाय नसीम शाह जिन्होंने 4 और 3 विकेट्स लिए रेस्पेक्टिवली। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे हमें दिखते हैं क्वेना मफाका जिन्होंने 4 विकेट लिए बट 72 रन भी दिए, और उसके बाद है मार्को यानसन जिन्होंने 3 विकेट लिए बट उन्होंने भी रन काफ़ी दे दिए। और पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। पार्टी मनाए और इस वीडियो को अच्छे से शेयर करो, तारीफ हो रही है आपकी, है कि नहीं? बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं हमारे अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आती हुई एक खबर की, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की फाइनल मैच के बारे में। हाल ही में खेला गया सैयद मुश्ताक अली का जो फाइनल होता है, ट्रॉफी का जो फाइनल होता है वो खेला जाता है मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच। मध्य प्रदेश पहले बल्लेबाजी करने आता है, 174 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाता है, और मुंबई जवाब में 180 रन 5 विकेट के नुकसान पे और 13 बॉल रहते ही ये टारगेट जो है वो चेस कर लेती है। 180 पे 5 होता है मुंबई का फाइनल स्कोर, और मुंबई इस पूरे टूर्नामेंट को, इस पूरी ट्रॉफी को, इस जो ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसको जीत लेता है दूसरी बार के लिए। मुंबई के कप्तान होते हैं हमारे श्रेयस अय्यर और एमबी के कप्तान होते हैं रजत पाटीदार। तो मुबारक हो मुंबई के वासियों, अगर आप इस वीडियो को मुंबई से देख रहे हो तो थैंक यू लिख दो नीचे यार, मैंने आपको विश किया है अभी अभी। चुप, बिल्कुल चुप। अगली खबर जो है ना वो खबर आपकी काफ़ी काम की है। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो आपके लिए ये सवाल आपके मन में घूम रहा होगा कि कहाँ है मोहम्मद शमी, कहाँ रह गए वो, क्यों नहीं दिख रहे वो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से। आपका भाई सबका जवाब लेकर आया है। मोहम्मद शमी के साथ ये हो रहा है कि वो फिट तो है, वो खेल भी रहे हैं, और जहां हम सब उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको हम ऑस्ट्रेलिया में वापस देखेंगे खेलते हुए, बट वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि दिसंबर महीने के 21 तारीख से शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में हमारे शमी साहब का जो नाम है वो बंगाल की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर वो यहाँ सेलेक्टेड हुए हैं तो वो वहाँ नहीं खेलने वाले, और अगर वहाँ जाने वाले होते तो शायद इनका सिलेक्शन यहाँ होता नहीं। बंगाल के सेलेक्टर्स को ये बात पता होता, तो अब क्या पता। वैसे बात अगर फिटनेस की है तो फिटनेस की बात कहाँ से क्यों हो रही है आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे शामी भाई साहब जो है वो अभी जो मैंने आपको पिछली खबर में बताया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें वो 9 मैचेस खेलते हैं, 11 विकेट निकालते हैं। उनकी
बेस्ट बॉलिंग फिगर भी अच्छी खासी है, 3 विकेट लिए हैं उन्होंने 21 रन देकर एक मैच में। तो सब तो ठीक ही है, 4 ओवर की अगर उनकी फिटनेस है तो मैच फिट ही तो है ना। तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं उनको वहाँ लेके जाया जा रहा है, क्या हो रहा है, जो भी आपको लग रहा हो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आप आखिर क्या हो रहा है, शमी क्यों नहीं है टीम में आपको दिख रहा, कब तक दिखेगा, क्या लगता है कब आएगा शमी वापस। उनके अब इतने बढ़िया बाल भी आ गए हैं, अब तो उनको खेलने देना चाहिए उनको। मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे कोई तर्क कोई तुक नहीं दिखता इस बात, क्योंकि लॉजिक नहीं दिखता कि मोहम्मद शमी अगर फिट है तो वो टीम में क्यों नहीं है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे सबसे बड़ी खबर की, सबसे इम्पोर्टेंट खबर, जो कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, वो है रविचंद्रन अश्विन और उनका रिटायरमेंट। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन जो कल तक खेल रहे थे, अब से वो और आपको इंटरनेशनल क्रिकेट, भारत के लिए क्रिकेट वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि वो आपको क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट जो भी है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट, वो खेलते हुए दिख जाएंगे, बट वो आपको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन आपको और नहीं दिखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जब रोहित शर्मा प्रेस को संबोधित करने आते हैं, तो उनके साथ रविचंद्रन अश्विन भी चल कर आते हैं। तभी सबको लगता है कि आखिर वाई अश्विन, मतलब वो तो मैच खेल भी नहीं रहे थे। बट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तब लोगों को पता चलता है कि अश्विन साहब जो आए हैं वो अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करने आए हैं। देखिए इस वीडियो को। Since he said announced, I'm not going to take too much of your time. This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. We are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान हमारे लाइफ में मौजूद होता है तब हमें उसकी कदर नहीं होती, तब हमें उसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा नहीं होता। पर जब वो इंसान चला जाता है तब हमें पता चलता है उस इंसान की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जो भी वैल्यू, उसकी जो भी अच्छी बातें होती है, सब हमें तब याद आती है। ये इंसान का ही नेचर है, ये ह्यूमैनिटी का एक, वी ह्यूमन्स आर बिल्ट दैट वे। तो जब अश्विन ने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट करी, सोशल मीडिया में धड़ाधड़ उनके वीडियोस, उनके फ़ोटोज़, उनका परफॉर्मेंस, उनका रिकॉर्ड सब आपको हर जगह दिखने लगा। हम भी आपको वही दिखाने वाले हैं। वैसे अश्विन की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो खिलाड़ी मेरे दिमाग में तब छपा जब भारत को वो इंग्लैंड के खिलाफ जो फाइनल जितवाई थी, अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने इंग्लैंड में जाकर, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, धोनी की कैप्टनसी में। रविचंद्रन अश्विन के बारे एक बात ऐसा है कि जब उन्होंने करियर की शुरुआत करी थी तब वो बल्लेबाज बनना चाहते थे, ये आपको उनकी बल्लेबाजी में साफ झलकता है। वो अपनी टीम के लिए ओपनिंग भी करते थे, बट उनके जो कोच थे आगे चल के उन्होंने उनमें देखा कि उनका जो स्पिन है, उनका जो बॉल में जो उनका जो फिंगर का एक ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो उनको एडवाइस दी गई कि वो गेंदबाजी पे ज़्यादा फोकस करें और ऑलराउंडर बनने की कोशिश करें, जो कि वो बने। अपने करियर के एंड में एज एन ऑलराउंडर ही रिटायर हो रहे हैं, तो उनके करियर में था क्या, उनके करियर में स्टैट्स कैसे थे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी की, तो ये देखिए उनके रिकॉर्ड्स। अश्विन ने टेस्ट मैचेस खेले हैं कि टोटल मात्र 106, जिसमें उन्होंने विकेट्स लिए हैं 537। कम विकेट्स नहीं है, ये किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट है। कुंबले के बाद यही है हमारे अश्विन साहब भारतीय गेंदबाज के हिसाब पे अगर आप देखो तो। फिर उनके जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है टेस्ट मैचेस में वो है 7 विकेट 59 रन देकर, यानी 7 for 59। उनकी जो इकोनॉमी रेट थी, जो एक ओवर में अगर कितने रन खर्च करते हैं, उनका अगर टोटल जो पूरा करियर का एवरेज है उनका टेस्ट मैचेस में, वो है केवल 2.33 यानी 2.33। और इनके पास एक ऐसा अचीवमेंट है, 5 विकेट हॉल कितनी बार लिया है खिलाड़ी ने, तो अश्विन ने 37 टाइम्स 5 विकेट्स हॉल लिए हैं टेस्ट मैचेस में। देन
ओडीआई मैचेस की बात करें तो अश्विन ने खेले हैं 116 मैचेस, जिसमें उन्होंने प्राप्त करी है कुछ 156 विकेट्स, 156 विकेट्स, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है ओडीआई में वो है 4 for 25, 25 रन देकर 4 विकेट। और उनका जो इकोनॉमी है वनडे में वो है 4.93, और जैसे कि आपने देखा बेस्ट फिगर अगर 4 है तो 5 विकेट्स फॉल उनके ओडीआई में नहीं है, ना ही T20I में है। बताता हूँ आगे। T20I की जो उनके स्टैट्स है वो कुछ इस प्रकार है कि अश्विन ने खेले हैं 65 मैचेस, 72 उन्होंने उसमें विकेट्स निकाले हैं, 72 विकेट्स निकाले हैं। उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है एक T20I मैच में वो रहता है 8 रन पे 4 विकेट। और उनका जो इकोनॉमी था T20I में इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो गेम है ना वही बल्लेबाज का है। T20I फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिकेट इज़ नॉट अ बैट्समैन्स गेम, ये कहावत होती थी बट अब नहीं है। बट T20I क्रिकेट इज़ अ बैट्समैन्स गेम। कैसे? ऐसे उसी फॉर्मेट में अश्विन का जो इकोनॉमी है वो केवल 6.90 है, यानी 6.90। अब ऐसा फील हो रहा है क्या कि भारत ने उनको काफ़ी अंडर यूटिलाइज किया उनके करियर के टाइम? फिर अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अश्विन के रिकॉर्ड्स कुछ इस प्रकार है। अश्विन ने टेस्ट मैचेस जैसे मैंने आपको बताया 106 खेले हैं, उसमें उन्होंने 3,503 रन, जिसमें उनके पास उनका जो शतक है उन्होंने 6 शतक लगाए हैं टेस्ट मैचेस में, विच इज़ अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। और 14 अर्धशतकें उन्होंने अपने करियर में लगाई। उनका जो बेस्ट स्कोर है एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने रन किया था वो है 124 रन का। और उनका जो एवरेज है टेस्ट में बैटिंग के वक्त वो है 25.8, यानी 25.8। और ओडीआई की जब बात करें तो यहाँ उनका बैटिंग परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहता जितना कि टेस्ट में रहता है। 116 ओडीआई उन्होंने खेले हैं, जहाँ रन उन्होंने बनाए हैं 707, और बेस्ट स्कोर जो है उनका एक ओडीआई मैच में वो है 65 का। और जो उनका एवरेज है वो है 16.4, 16.4। और एक ही उनका जो अर्धशतक है इस ओडीआई का जो उनका करियर है वहाँ आता है। T20I में जब उनकी बल्लेबाजी की आप बात करो तो वैसे तो T20I मैचेस में अश्विन को आप ज़्यादा बल्लेबाजी करते देखते ही नहीं हो, क्योंकि वो बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं। और T20I मैच 101 पर इनिंग्स 120 गेंदें होती है, नॉट पॉसिबल फॉर समवन लाइक अश्विन टू बैट इन ईच एंड एवरी मैच। तो फिर भी जहां उनको बैटिंग मिली है वहां उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है ये बता देता हूं आपको। तो कुछ 65 मुकाबले उन्होंने खेले थे T20I के अपने करियर में, जहां उन्होंने 184 रन यानी 184 रन उन्होंने टोटल अपने करियर में बनाए हैं। और जहां उनका सर्वाधिक जो स्कोर है वो है 31 रनों का, 31 रनों का। और उनका जो एवरेज है वो है 26.3, यानी इतनी खराब बल्लेबाजी उन्होंने नहीं करी है जब भी उनको मौका मिला है। एवरेज जो है उनका 26 रन अभी भी निकल के आता है आफ्टर ऑल दिस। इसके अलावा अश्विन के पास कुछ ऐसे रिमार्केबल रिकॉर्ड्स हैं जिनका मेंशन करना तो बनता है। रविचंद्रन अश्विन जो है वो भारत के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में वो 7वें पायदान पे है। और अगर हम देखें 5 विकेट्स हॉल की बात अगर हम करें, वहाँ भी ये इनके जो 37 जो 5 विकेट्स हॉल है ये टाई है, बराबर पे है शेन वॉर्न के साथ, जो कि पीछे है सिर्फ मुथैया मुरलीधरन से, जिनके पास कुछ टोटल 67 5 विकेट्स हॉल थे और 800 विकेट भी थे। अगर अश्विन मेरे सामने बल्ले गेंदबाजी कर रहे होते शायद मैं डरता। क्यों डरता? क्योंकि अश्विन के पास रिकॉर्ड है कि टेस्ट मैचेस में उन्होंने दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स को, किसी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को अगर किसी गेंदबाज ने आउट किया है तो वो है रविचंद्रन अश्विन। कितनी बार आउट किया है? बढ़िया सवाल है, 268। और एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमारे अश्विन भैया के पास है वो है जॉइंटली मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, या मोस्ट जॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि मैचेस कम खेले हैं हमारे अश्विन ने, तो इनके पास ये रिकॉर्ड है, मैं डिक्लेयर करता हूँ है इनका रिकॉर्ड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो होता है, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, समझते हो आप? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो होता है ना वो अश्विन ने 11 बार जीती है,
11 बार जीती है और ये 11 जो है बराबरी पे है मुथैया मुरलीधरन के साथ। मुथैया मुरलीधरन ने अश्विन से कई ज़्यादा मैचेस खेले थे, तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड अगर किसी का होना चाहिए, एक इंसान को होना चाहिए, तो वो अश्विन होंगे। कम मैचेस खेल के उन्होंने ज़्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता है। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक मैच अच्छा खेलना अलग चीज़ होती है और 11 सीरीज़ ऐसे निकालना जहां आपने 5 मैचेस, 4 मैचेस, 3 मैचेस, 2 मैचेस, हर एक मैचेस में अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देना इज़ नॉट ए जोक। रविचंद्रन अश्विन सर, सल्यूट है आपको। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन के पास है दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट, जो कि है 50.7 का। मिनिमम आपको 200 टेस्ट विकेट चाहिए होते हैं इस रिकॉर्ड में नाम अपना अर्जित करने के लिए। और जिन्होंने 200 विकेट से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, उन सभी गेंदबाजों में से सबसे बढ़िया जो एवरेज है स्पिनर का, वो है हमारे रविचंद्रन अश्विन का 50.7। और रविचंद्रन अश्विन के पास एक और रिकॉर्ड है, वो है कि एक ही मैच में 5 विकेट और सेंचुरी। एक ही मैच में 5 विकेट और एक ही मैच में सेंचुरी, इन जनाब ने 4 बार ऐसा कारनामा किया है। और ये इयान बॉथम से सिर्फ एक बार जो वो रह गए पीछे, नहीं तो इयान बॉथम जो है उनके पास 5 थे ऐसे मौके, उन्होंने 5 बार ये किया था। और हमारे रविचंद्रन अश्विन साहब ने ये 4 बार ये कारनामा किया है, शतक भी लगाया है एक मैच में, और उसी मैच में आकर 5 विकेट भी लिए हैं। ये तो हो गई उनकी करियर का जो भी फिगर जो भी अवेलेबल है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको ये स्टैट्स वगैरह नहीं बताते हैं, मैं बताता हूँ वो सब चीज़। अश्विन के पास एक ऐसा दिमाग था, एक ऐसा, और अश्विन जो है इन जनरल भी वो एक ब्रिलियंट इंसान है, वो इंजीनियर भी है बिसाइड्स जस्ट बीइंग अ क्रिकेटर। मतलब सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, वो एक इंजीनियर भी है। और उसी से पता चलता है कि वो कितने स्टूडियस रहे होंगे, कितने उनका जो दिमाग है काफ़ी बढ़िया था गेम के बीच में। और ऐसे खिलाड़ी का ऐसे बीच में एक सीरीज से चले जाना, ऐसे तो पहले ही 2014 की अगर हम बात करें, आज से 10 साल पहले, तो कुछ ऐसा ही था कि महेंद्र सिंह धोनी जो थे हमारे, वैसे ये एपिसोड नंबर 7 है, और 7 जब एपिसोड नंबर हो और मैं थला फॉर ए रीज़न ना करूँ तो चलता है क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी जो थे, उन्होंने भी ऐसे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही रिटायरमेंट ले लिया था टेस्ट क्रिकेट से, और उसके बाद से फिर हमें विराट कोहली का जो एरा था वो देखने को मिला था। अब जब रविचंद्रन अश्विन ऐसे जा रहे हैं टीम को सीरीज़ के बीच में छोड़कर, तब सवाल ये बनते हैं कि अब इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? क्या हमें ऑलरेडी अश्विन का रिप्लेसमेंट मिल चुका है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अश्विन एक ओवर में 6 अलग अलग किस्म के गेंद कर सकते थे, एक ही फिर आकर वो शतक भी लगा सकते थे, मैच को रोकना हो तो रोक सकते थे। दिस प्लेयर वॉज अ जेम, जिन्हें अलविदा कहा है क्रिकेट के दुनिया से। अब वो हमें खेलते हुए दिखेंगे, बट वो दिखेंगे आपके IPL और ऐसे टूर्नामेंट्स में। और रिटायरमेंट ऐसे लिया गया हो और उसमें कोई बवाल ना हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो बवाल मचा वो तब मचा जब अश्विन के पिताजी ने मीडिया के सामने ये कह दिया कि हो सकता है कि अश्विन को ह्यूमिलेशन यानी बेइज्जती की हुई होगी उनकी, जिसके चलते उन्होंने रिटायरमेंट का प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो घोषित कर दिया, ऐसा उनका पिताजी का मानना था। हालांकि जब अश्विन को ये सब बातें पता चली तो अश्विन एक ट्वीट में क्लैरिफाई करते हैं कि उनके पिताजी जो है वो मीडिया ट्रेन नहीं है, तो मीडिया के सामने कुछ बातें जो होती है वो नहीं कही जाती बिना जानकारी के। इसके लिए उनके पिताजी को प्लीज़ ड्रैग ना करे और उनको माफ़ करे और इस बात का बतंगड़ ना बनाए, ऐसा अश्विन ने रिक्वेस्ट किया है। हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है, बट उनका जो कहने का जो उनकी जो इमोशंस है वो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के पिताजी को ऐसे, किसी के पिताजी की बात को ऐसे लेकर परेशान उस इंसान को भी नहीं करना चाहिए और खिलाड़ी को भी नहीं करना चाहिए। अश्विन अन्ना, टीम इंडिया टुडे एनी और क्रिक रो शो की तरफ से आपको आपके रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। या आपको जो भी लगता हो अश्विन के करियर के बारे में, आपने इतना कुछ अभी उनके बारे में सुना, उनका पूरा स्टैट्स देख लिया करियर का, आपको जो भी लगता हो उनके बारे में, कृपया करके हमारे साथ एंगेज करें। कमेंट्स बॉक्स खुले हुए हैं, अपनी राय
अपने यादें अश्विन के बारे जो भी है आपके दिल में अश्विन को लेके नीचे कमेंट करें और हमारे साथ एंगेज करें, हमें ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो दर्शकों, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको हमारे जो नए ग्राफिक्स है कुछ वो अच्छे लगे, मेरी जो मेहनत है वो अच्छी लगी, ये जो पूरा वीडियो है वो अच्छा लगा, तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, उस पर भी घंटा बजा दें। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारे पेज को यानी इंडिया टुडे एनी को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ठीक है? शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ और अपने दुश्मनों के साथ भी, क्योंकि शेयर करना तो अच्छी बात है। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए बने रहें इंडिया टुडे एनी के साथ।